तो आज हम लोग एरिस्टोटल की फैलेसी वो हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके बाद फिर गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। अभी सबसे पहली चीज, एरिस्टोटल तो चलिए साइंटिस्ट है, ये फैलेसी का मतलब क्या होता है? बहुत लोगों को तो यही डाउट रहता है कि फैलेसी क्या है सर, फैलेसी मतलब क्या? फैलेसी को समझने के लिए मैं आपसे ही उल्टा एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने 10 में दो शब्द सुने थे? एक मैथमेटिक्स में, एक था थ्योरम और दूसरा था प्रॉपर्टी, सुने थे? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? व्हाट इज अ थ्योरम एंड व्हाट इज अ प्रॉपर्टी? थ्योरम और प्रॉपर्टी में अंतर क्या है? पढ़े सुने हैं कि नहीं? जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, लेकिन आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा। थ्योरम और प्रॉपर्टी में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होगा। क्या अंतर है बताइए? 10th में सब 90 वाला कौन कौन है जो 90 से ज्यादा लाया था 10th में? हाँ बोलिए बाबू। नंबर आया था नहीं पूछ रहे हैं, बोले इसका। चलिए ठीक है, वो कह रही हटाइए सब थ्योरम और प्रॉपर्टी, हम फैलेसी का ही बता देते हैं। हाँ वही बताइए, व्हाट इज फैलेसी? जो स्टेटमेंट फॉल्स है बट वो चला आ रहा है, एक साइंटिफिक स्टेटमेंट जो कि फॉल्स से बाद में पता चले, जैसे टॉटोलॉजी और फैलेसी से कंप्यूटर वाला। हाँ चलिए कंप्यूटर का ही फैलेसी बता दीजिए। कि तुम्हें को साइंस के जगह कंप्यूटर पढ़ाने लग गई। थ्योरम और प्रॉपर्टी में क्या अंतर है, एक बात को ऐसे समझिए। थ्योरम इज विच नीड टू बी प्रूव्ड। आप कभी प्रॉपर्टी को प्रूफ किए हैं? प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली क्या करते थे? यूज कर रहे थे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल आप यूज करते जा रहे हैं, कभी आपने उसको प्रूफ नहीं किया कि सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपने कभी प्रूफ नहीं किया, आप उसको यूज करते जा रहे हैं। पर थ्योरम जब भी आपने यूज किया होगा, उससे पहले एक बार आपने जरूर उस थ्योरम को क्या किया होगा? प्रूफ किया होगा। ऐसे फैलेसी भी वैसा ही है, प्रॉपर्टी और थ्योरम, और ठीक फैलेसी और पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट शब्द भी बहुत आता है हमारे ये साइंस में, पॉस्टुलेट ऑफ फलाना थ्योरी, पॉस्टुलेट ऑफ फलाना थ्योरी। खासकर केमिस्ट्री में आपने डाल्टन्स का पॉस्टुलेट पढ़ा था। पॉस्टुलेट भी कुछ ऐसा ही है, वो कुछ एक अजम्पशन है जिसको किसी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही बोला गया है, किस आधार मान के। जबकि फैलेसी का ऐसा कुछ नहीं है, इट इज सिंपली एन ऑब्जर्वेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया, उसकी सत्यता को प्रमाण नहीं किया गया है कि ये सही है कि गलत है। आपने आंख से जो देखा उसके आधार पर आपने एक स्टेटमेंट कह दिया, और वो स्टेटमेंट जैसे उन्होंने कहा कि काफी दिनों तक चलता रहा जब तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं किया गया उसको गलत करने के लिए। तो जब पुराने जमाने में लगभग जितनी बातें लोग कहते थे, कोई एक्सपेरिमेंट के आधार पे तो कहते नहीं थे। अधिकांश बातें ऐसे ही कह देते थे अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर, और वो ऑब्जर्वेशन के आधार पर कई वाली बातें क्या कहलाती है? फैलेसी कहलाती है, जब तक वो गलत ना हो जाए। कौन सा? थॉमसन मॉडल। हाँ तो इसलिए ना उसका कोई पॉस्टुलेट है थॉमसन मॉडल का, वो भी एक फैलेसी था। ने कहा कि हमको लग रहा है कि वाटरमेलन जो मॉडल उन्होंने दिया वो भी एक फैलेसी है। बाद में चल के फिर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके उसको रॉन्ग प्रूफ किया। तो फैलेसी उसी को कहते हैं जहां पर कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है उसके बाद का, बस वो ऑब्जर्व कर रहा है, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसने एक स्टेटमेंट कह दिया, दैट इज कॉल्ड एज फैलेसी। ज्यादातर जितनी भी फैलेसीज थी ये सब पुराने जमाने में, जैसे ये जो पर्टिकुलर फैलेसी है ये 600 से 400 बीसी के आसपास दिया गया फैलेसी है, मतलब काफी पुराना, बिफोर क्राइस्ट, जब ऑब्जर्वेशन का कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं था, उस टाइम की बात है। लिखिए, द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल in 400 BC gave the view that, अपना व्यू दिए, gave the view that if a body is moving, if a body is moving
an external force always act on it to keep it moving in uniform motion, कोई भी बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव करने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली लगाए रखना पड़ेगा। कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन से कहा, कैसे? उन्हें कहा कि मान लीजिए एक सरफेस है और इस सरफेस पर आप एक छोटा सा बॉल इस तरह का आप उस पर क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। ये बॉल को आपने उस सरफेस के ऊपर रख दिया। अब ये बॉल जब इस तरह आगे की ओर बढ़ रहा है, ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये बॉल जब आगे की ओर बढ़ा है, आप कब आगे की ओर बढ़ा है? जब आपने इसके ऊपर क्या लगाया? कोई एक धक्का लगाया। आपने इसको धक्का लगाया, ये बॉल आगे बढ़ा और कुछ दूर जाके ये बॉल रुक गया। कुछ दूर जाके ये बॉल क्या हो गया? रुक गया। ये बॉल रुका क्यों? तो इनका कहना था, एरिस्टोटल का, इसलिए रुक गया क्योंकि कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स, कौन सा फोर्स? रेजिस्टिव फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये बॉल रुक जा रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये बॉल कंटिन्यूअसली मूव करता रहे, तो ये जो फोर्स है वो उसके ऊपर ऑलवेज लगे रहना चाहिए। अगर आप इस फोर्स को हटा दीजिएगा, ये बॉल रुक जाएगा। इस बात में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। बस वो बोलने में एक ही चीज गलती बोल गए कि वो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। और आप कह रहे हैं कि फोर्स एक्ट कर रहा है, तो बॉडी किस में रहने वाला है? यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन वो बोल दिए, बस यही उनकी एक छोटी सी क्या हो गई? गलती हो गई। क्योंकि उस टाइम तक इतना मोशन वगैरह डिफाइन नहीं था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वेरिएबल स्पीड क्या, कांस्टेंट स्पीड क्या, ये सब के बारे में उतना आइडिया नहीं था। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बातें जो बोली वो तो सब ठीक ही था, बस सिर्फ वो यही गलत बोल गए कि अब इस बॉडी को अगर आपको मूवमेंट में रखना है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, तो आपको उसके ऊपर क्या लगाना होगा? फोर्स लगाना होगा। जबकि ये बात हम लोग जानते हैं कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रह सकता, उसको एक्सीलरेटेड मोशन में रहेगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। बस यही बात उनकी गलत हो गई। तो उनका ऑब्जर्वेशन गलत नहीं था, लेकिन वो जो बोले स्टेटमेंट उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई। तो ये आप उसके नीचे बना लें और लिखें, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटेलियन लॉ, according to Aristotelian's law, an external force is necessary to keep a body in uniform motion. An external force is necessary to keep a body in uniform motion. कह रहे हैं बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक उसके ऊपर फोर्स कंटिन्यूअस क्या करना चाहिए? एक्ट करना चाहिए। पर ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये हमें बाद में पता चला। ये लेकिन साल कौन सा चल रहा है? ये 400 बीसी की बात हो रही है। 400 बीसी माने 420 नहीं, 400 बीसी मतलब 400 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। ये तब की बात है। एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। डन। लिखिए आगे, Aristotle's statement was based on the fact that a resistive force will always stop the motion of a body. A resistive force will always
स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि कौन उसको रोक रहा है, तो जो रोक रहा है वो कौन है? रेजिस्टिव फोर्स है। दिस रेजिस्टिव फोर्स इज ओनली नो stop, the resistive force always stops the motion of the body. So to keep the body in uniform motion, an extra external force is needed. The extra external force is needed. Full stop. Paragraph change. However, Aristotle's view were proved wrong. Aristotle's view were proved wrong by Galileo about 2000 years later. Aristotle's view were proved wrong by Galileo about 2000 years later. It was observed that an external force were necessary. An external force were necessary to counter the opposing force of friction. An external force were necessary to counter the opposing force of friction to keep bodies in uniform motion. External force were necessary to counter the opposing force of friction to keep bodies in uniform motion. In uniform motion. Full stop. If there is no friction, if there were no friction, if there were no friction, no external force, if there were no friction, no external force would be needed to maintain the state of uniform motion of a body. If there were no friction, no external force were needed to maintain the state of uniform motion of a body. तो एरिस्टोटल की फैलेसी इस प्रकार से क्या हुई, ये गलत हो गया। गैलीलियो ने इसको गलत किया, और गैलीलियो ऐसे ही नहीं गलत किया, गैलीलियो ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके इसको गलत किया। जहां तक रही बात इनकी, तो ये कह रहे हैं कि ये फोर्स इस फोर्स को अगर काउंटर बैलेंस करेगा तभी ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। पर अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं टू काउंटर बैलेंस दिस, तो ये तो रेस्ट पर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो गए तो क्या रहना चाहिए, रेस्ट पर रहना चाहिए। पर उन्होंने कहा नहीं, ये दोनों फोर्स काउंटर बैलेंस होंगे तो ये कैसे मूव करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। जबकि बॉडी रेस्ट पर है, आपने धक्का लगाया तो इस फोर्स की वजह से ही बॉडी मूव करना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब आपने इसके काउंटर बैलेंस फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाया होगा तभी बॉडी स्टार्ट हुई होगी चलना। ये हमने आपको स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में समझाया था ये बात। तो ये सब बातों की वजह से एरिस्टोटल की फैलेसी क्या हो गई, गलत हो गई। इसको सही करने के लिए फिर 2000 साल बाद, ये 400 बीसी की बात है, लगभग 17th सेंचुरी में, तो अगला हेडिंग डालिए, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो का स्पेलिंग GALILEO, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया उन्होंने, एक आध 3 एक्सपेरिमेंट किया, और उन 3 एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस बताए हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम लोगों ने, गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया। जो लास्ट स्टेटमेंट आपने लिखा है, क्या लिखा है, कह रहा इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन, नो एक्सटर्नल फोर्स बी नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर फ्रिक्शन नहीं है, बगैर फ्रिक्शन सरफेस है, तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में अगर बॉडी को आप रखना चाहते हैं तो आपको कोई फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये लॉ ही, इसी स्टेटमेंट को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा गया। खैर गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसका लॉ ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। गैलीलियो इन द ईयर, लिखिए गैलीलियो इन द ईयर, सॉरी इन द ईयर बोलो, गैलीलियो इन द 17th सेंचुरी,
in the 17th century performed series of experiment to prove Aristotle statement wrong. Aristotle's statement wrong. अब देखिए उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया, हेडिंग डालिएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। समझते हैं क्या बोला उन्होंने। इस तरह का एक उन्होंने वेज लिया और उस वेज में एक बॉल को इन्होंने यहां से नीचे गिराया। एक बॉल को उन्होंने यहां से नीचे गिराया। अब जब ये बॉल ऊपर से नीचे की ओर आई है, ये माना जा रहा है कि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो बॉल इस प्रकार से नीचे आया है और ये ऐसे होते हुए फिर सेम हाइट को अचीव कर लिया है, तो उनका आर्ग्यूमेंट है गैलीलियो का कि ये सेम हाइट, इफ वी आर कंसिडरिंग दिस सरफेस टू बी व्हाट, फ्रिक्शनलेस सरफेस। उन्होंने कहा कि ये सरफेस कैसा है, दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। उन्होंने कहा दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शनलेस सरफेस होने की वजह से यहां पे रास्ते में कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो जिस स्टेट ऑफ मोशन से वो चलना स्टार्ट किया है उसी स्टेट ऑफ मोशन में वो वहां तक चला गया। वो रेस्ट पर था, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आया, फिर वो सीधे जितने हाइट पर था उतने ही हाइट पर चला गया। अगर यहां पर इफ देयर वेयर फ्रिक्शन, अगर इसमें फ्रिक्शन होता, देन द हाइट रीच्ड would be less than the height reached now. कह रहा अगर इसमें फ्रिक्शन होता तो जो अभी हाइट अटेन्ड हुआ है इससे कुछ कम हाइट वो अटेन कर पाता। क्यों? क्योंकि रास्ते में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता जिससे वो हाइट ये अटेन नहीं कर पाता। चूंकि इसका पूरा रास्ता फ्रिक्शनलेस था, ये जिस हाइट से चला उसी हाइट पर बॉल पहुंच गया। ये उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट करके बस देखा। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किया वो आपके सामने मैंने बता दिया। देन सेम हाइट पर पहुंच गया। यहां तक लिख लिए। नाउ राइट एक्सपेरिमेंट नंबर 2। सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, सेम वैसा ही अरेंजमेंट लिया, बट दिस टाइम द स्लोप ऑफ द जो सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में तो स्लोप ठीक ही था, सेकंड पार्ट का जो स्लोप था उसको थोड़ा ज्यादा झुका दिया और हाइट लेकिन दोनों का सेम ही रखा। हाइट सेम रखने की वजह से क्या हुआ, अभी सेम बॉल जो पहले उन्होंने लिया था उसी बॉल को उन्होंने क्या किया, फिर से इस बार गिराया, सेम जगह से गिराया और सेम फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ही गिराया। ऐसा देखा गया कि जो बॉल गिराया गया था वहां से वो अभी भी, चूंकि सरफेस हमारा फ्रिक्शनलेस सरफेस था, वो बॉल ज्यादा लंबा दूरी तक गया स्लैंट होने की वजह से,
लेकिन दोनों का हाइट अभी भी क्या था, सेम ही था। ऐसा नहीं कि उसका हाइट कम हो गया होगा, हाइट उसका कम नहीं हुआ। तो ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या देखा, यहां पर भी द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, और even if the slope of the second slide, the slope of the second slide is decreased, is reduced, the ball has reached the same height, the ball has reached the same height as initial, same height as initial। तो अभी भी सेम पुराने हाइट पे वो चला गया। यहां से उनको क्या समझ में आया होगा, यहां से उनको समझ में आया कि इवन इफ आप स्लोप को भली ज्यादा बढ़ा दीजिए, अगर रास्ते में फ्रिक्शन नहीं है तो बॉल जितनी एनर्जी लेकर आया है वो उतनी एनर्जी से सेम हाइट पर चला जाएगा, क्योंकि रास्ते में फ्रिक्शन नहीं था, और फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से कोई रुकावट रास्ते में नहीं हुआ। रास्ते में रुकावट नहीं हुआ मतलब कोई रेजिस्टिव लॉस नहीं हुआ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट से उनको ये बात समझ में आ गई। अरे ये उन्होंने मतलब ये अज्यूम करके ऐसा एक किया होगा, या तो ऑयल लगाए होंगे या ग्लास के ऊपर तेल लगाया होगा, कुछ तो करके एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया है। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, ये ऐसा सीधा रख दिया, स्लोप को क्या कर दिया, पूरा ही जीरो कर दिया, स्लोप को क्या कर दिया, पूरा ही जीरो कर दिया। अब जब स्लोप जीरो हुआ है तो गेन जो है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती चली गई, रास्ते में रुकावट ही नहीं है, रास्ते में क्या नहीं है, रुकावट नहीं है, और रास्ते में रुकावट नहीं है तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती चली जाएगी, जहां तक इसको रास्ता मिलेगा ये वहां तक चलता चला जाएगा। तो यहां पर उसने क्या देखा, यहां पे भी दी सरफेस वॉज फ्रिक्शनलेस, द सरफेस वॉज फ्रिक्शनलेस, सरफेस अभी भी फ्रिक्शनलेस था, और दूसरा द स्लोप वॉज फर्दर रिड्यूस्ड टू जीरो, the ball moved to infinite distance, और यहीं से इनर्शिया की परिभाषा की उत्पत्ति हुई। क्या, कैसे उत्पत्ति हुई, कह रहा अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कौन नहीं मिलेगा उसके रास्ते में, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगा। यहीं से उस बात की उत्पत्ति हुई, लॉ ऑफ इनर्शिया की उत्पत्ति इसी एक्सपेरिमेंट से किया गया कि तब तक ये बॉल चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा जब तक कोई इसको रोकेगा नहीं। यानी अगर कोई स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो तब तक स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे, या कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो तब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। तो फ्रॉम दी अबव थ्री एक्सपेरिमेंट्स, from the above three experiments, Galileo concluded the law of inertia, Galileo concluded the law of inertia and stated that क्या स्टेटमेंट दिया इन्होंने, क्या स्टेटमेंट दिया, राइट,
the state of rest and the state of motion with constant velocity, the state of rest and the state of motion with constant velocity are equivalent in the absence of external force. In the absence of external force, state of rest and state of motion with constant velocity are equivalent in the absence of external force. मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। और ये एक्सपेरिमेंट एकदम, मैंने तो आपको डायरेक्ट बता दिया, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं हुआ था। एक्सपेरिमेंट हुआ था सिंगल इंक्लाइन प्लेन पे, फिर उसको डबल इंक्लाइन प्लेन पर लेके आए थे। मतलब जो एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने स्टार्ट किया था वो एक्चुअली में ऐसे स्टार्ट हुआ था कि आप देखिए, ये जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था, ये गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इससे भी पहले उन्होंने एक सिंगल वो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मतलब गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले उन्होंने एक ट्रायल लिया एक्सपेरिमेंट का। उसके अंदर उसने क्या किया, पहले एक सिंपल सा एक सिंगल इंक्लाइंड प्लेन लिया, और इस सिंगल इंक्लाइंड प्लेन पर जब उसने एक बॉल को रखा और उस बॉल को ढुलकाया नीचे की ओर, जब धक्का दिया तो उन्होंने देखा द स्पीड ऑफ द बॉल इज इंक्रीजिंग, द स्पीड ऑफ द बॉल इज इंक्रीजिंग। तो यहां पर इवन इफ देयर वॉज नो फ्रिक्शन, स्पीड क्यों बढ़ रहा था? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। फिर सेकंड में उन्होंने क्या किया, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बार स्लाइड को क्या किया, इंक्लाइंड को ऐसा रखा और इस बार बॉल को यहां से धक्का लगाया। इस बार बॉल को कहां से धक्का लगाया? इस एंड से धक्का लगाया। और जब इस एंड से बॉल को धक्का लगाया तो देखा द स्पीड ऑफ द बॉल इज रिड्यूसिंग, द स्पीड ऑफ द बॉल इज डिक्रीजिंग। तो उनको यह पता चल गया कि जो अगर अपोजिट इंक्लिनेशन रहे, मतलब ये अगर ऐसा थीटा रहे तो ये क्या होता है, यहां पे स्पीड बढ़ता है और यहां पे स्पीड घटता है। और थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा, वहां पे उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट प्लेन लिया और उस प्लेन पर उसने एक बॉल को धक्का लगाया। देखा ये तो चलते चला जा रहा है, कोई स्पीड में बढ़ती घटती नहीं हो रहा है। द स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट। ये उनका इनिशियल एक्सपेरिमेंट था और इसी एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन्होंने क्या किया, फिर ये डबल इंक्लाइंड प्लेन वाला एक्सपेरिमेंट इनके दिमाग में आया। और इसी के जो इसका ही जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था, वहां से इनको समझ में आया कि कोई बॉडी तब तक चलती चली जाते मतलब तेज जाते चली जाएगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और यहीं से इनर्शिया शब्द की उत्पत्ति हुई और इनर्शिया इसी को कहते हैं। तो हेडिंग डालिए इनर्शिया, हेडिंग डालिए इनर्शिया। तो अब लॉ ऑफ इनर्शिया तो समझ में आ गया। क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया? जो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहती है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इनर्शिया लिखिए, द टर्म इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। द टर्म इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। It is defined as, inertia के definition लिखिए, it is defined as the inherent property of a material, the inherent property of a material body by virtue of which the inherent property of a material body by virtue of which it remains in its state of rest
it remains in its state of rest or of uniform motion in a straight line or of uniform motion by virtue of which it remains in its state of rest or of uniform motion in straight line is called inertia, और उसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। कि कोई बॉडी अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहता है। आपसे कोई कह दे कि उठ के जाओ, ये काम करो, तो आप नहीं उठते हैं। फिर अंदर से आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है कि अच्छा मास्टर बोल रहा है, कैसे नहीं उठेंगे। छोटा बच्चा रहता हो तो नहीं है उठते, सर बोल दिए तो उठना ही पड़ेगा। तो वो जो आपका एक रेजिस्टेंस ऑफर किया गया आपके बॉडी के द्वारा कि उठ जाओ, काम करो, तो वो जो रेजिस्टेंस आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है। दिस इज योर इनहेरेंट प्रॉपर्टी। कोई भी काम करने के लिए आपको बोला जाता है और आपके अंदर से ये जो आपके अंदर से आवाज आती है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। बट एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपको वो काम कराया जाता है। आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना आप नहीं चाहते, लेकिन आप पढ़ रहे हैं। क्यों? मम्मी पापा, हम लोग, मास्टर, सब लोग मिलकर पढ़ो। तो वो जो आपके ऊपर फोर्स लगा, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अगर ये ना लगाया जाए, आप अपने से बैठिएगा पढ़ने, छुट्टी का दिन है, पूरा एंजॉय सुबह से लेकर रात तक। अगर आपको ये याद ना दिलाया जाए कि अरे तुम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, तो आप नहीं पढ़िएगा। ये आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। कब तक नहीं अपना स्टेट चेंज करिएगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, पापा का आवाज नहीं आ रहा, मम्मी की आवाज नहीं आ रही, आवाज से नहीं हो रहा है, वो एरा पार हो गया, अब थप्पड़ चाहिए। ये बात हमको भी बताते ना कि हमको भी ये बात बताते ना कि थप्पड़ चाहिए, बात से काम नहीं चल रहा है। लिखिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो मुख्यतः 3 प्रकार का इनर्शिया होता है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, मुख्यतः 3 प्रकार का इनर्शिया होता है। पहला, इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जीवन में भी यही तीनों है। आप मोशन में तभी आते हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर लगे, मोशन से रेस्ट पे भी तभी आते हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे। बिना इसके आप अपना मोशन भी नहीं चेंज कर दें। अब दारू पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे, जैसे तुम सिगरेट पी रहे, पिए जा रहा है, दादू ही पी रहा है, फोटो हाथ पिए जा रहा है। कब तक? जब तक कोई डांट, गलत है यार, लीवर खराब हो जाए, तब रेस्ट पर है, नहीं पी रहा। तो सही बता रहा, तुमको मार रहे हो। कोई रेस्ट पर है, मैंने नहीं पी रहा। तो ये 3 ही टाइप के इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बोले? ट्रिमर, उसका क्या करोगे? उससे इसका इनर्शिया का क्या काम? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये 3 इनर्शिया है। अगली क्लास में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।